नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और जैसा कि हम अपनी सीरीज लेके चल रहे हैं एसएससी सीजीएल पीवाईक्यू सीरीज, तो दिस इज द नेक्स्ट सीरीज। ओके, और ये हमारी चलती रहेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 इस वाली सीरीज में गलत था। एसएससी ने इसे गलत डिक्लेयर कर दिया था भाई। दूसरा देखते हैं, पी प्लस क्यू का 20%, पी माइनस क्यू का 50%। तो पी और क्यू का रेशियो बताना है हमें। तो देखो भाई, ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ पी प्लस क्यू की, पी माइनस क्यू नीचे आ जाएगा और ये जो रेशियो बनेगा ये बनेगा 5:2। ओके, और मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो जाएगा भाई, 2p एंड 5p, ये हो जाएगा 3p। ओके, और ये हो जाएगा 2p, 2q एंड 5q, 7q। तो p बाई q का जो रेशियो आएगा वो आएगा 7:3। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक दुकानदार दो प्रकार की दालों को मिलाता है। एक की कीमत है 80 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है, और दूसरी कीमत है 100 रुपए प्रति किलोग्राम। अब 80 वाली दाल कितनी है भाई, 3 क्वांटिटी, और जो 100 रुपए किलो वाली दाल है उसकी क्वांटिटी 1 है। तो देखो भाई, दोनों दालों को हम मिला देते हैं। ओके, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1। और बेच कितने में दिया, इस मिश्रित किस्म की दाल को 91.80 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 और 1 4। तो जो ये 4 क्वांटिटी है दाल की, ये 91.80 के रेट से बेच दिया। ओके, 91.80 मल्टीप्लाई 4। अब बताना क्या है, लाभ या हानि, ये बताना है भाई। तो ये जो है ये तो हमारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस, और ये जो है हमारा ये सेलिंग प्राइस है। ठीक है, इनका डिफरेंस देखेंगे तो देखो कुछ कॉमन है, कट रखते 4 से काट लेते हैं इसको। यहाँ पे हम 4 अगर कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8, और ये 25 बार चला जाएगा। ओके, एक्चुअली में हमने 4 यहाँ से कॉमन लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि ये 4 से ये 4 कट जाएगा। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएंगे 60, 60 प्लस में 25, तो ये हो गए 85। ओके, और ये हो गया हमारे पास 91.80। तो देखो भाई कितना डिफरेंस आ गया इसमें, 6.80। ठीक है, तो ये 6.80 का जो डिफरेंस आया है ये 85 पे आया है। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है हमें, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो देखो 100 से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। 17 से काटते हैं, 17 चौको 68, 17 पंजे 85, 5 5 का जब 5 ऐड करेंगे 40 को, तो 5 पे 40। ओके, तो 8% इज द करेक्ट आंसर। देखो हानि भी है, हानि टिक नहीं करनी है हमें क्योंकि ये लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए और बी निवेश करते हैं 45,000 और 60,000 रुपए के साथ। ए ने 8 महीने तक व्यवसाय किया, बी ने 6 महीने तक किया। तो लाभ बताना है। हर सीरीज के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि लाभ निकलता है जब जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो लाभ निकल जाता है। तो ये तो ए का इन्वेस्टमेंट है, ये बी का इन्वेस्टमेंट है। अगर मैं रेशियो निकालूं तो 15 तिया 45 और 15 चौको 60, ये तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया। टाइम की बात करूं तो ए ने 8 महीने और बी ने 6 महीने। अब अगर इनको निकालूं तो प्रॉफिट का रेशियो आ गया, कितना आ गया भाई, 24 और 24। तो देखो ये तो 1:1 ही आ गया भाई, 1:1। टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है 36,000 का हुआ है। अब 36,000 में से एक का हिस्सा पूछा है, तो देखो 1:1 में बढ़ जाएगा, 18,000 इससे मिलेगा, 18,000 इससे मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 छात्रों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। यदि एक छात्र को हटा दिया जाए तो औसत वजन 59.5 किलोग्राम हो जाएगा। तो हमें बताना है कि जो छात्र हट गया है उसका वेट कितना है। देखो समझते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से हमारे पास टोटल 30 छात्र है और सबका वजन कितना है भाई, 60, इसका भी 60 है, सोन इस तरीके से 60-60 है। अब एक जो छात्र इसमें से हटेगा, सपोज करो ये वाला छात्र हटा, ठीक है, तो भाई 60 तो चले जाएंगे। ये जो 60 किलोग्राम है ये कम हो जाएंगे ना, 60 किलोग्राम कम हो जाएंगे। तो बाकी जो 29 बचेंगे उनका जो एवरेज है वो कितना रहना चाहिए, 60 ही रहना चाहिए। बाकी जो 29 बच गए उनका एवरेज 60 ही रहना चाहिए ना, लेकिन 60 रह नहीं रहा है, उनका रह रहा है 59.5, यानी कि 0.5 कम हो रहा है।
तो हर किसी से 0.5 कम हो रहा है। देखो इसका 59.5 हो जाएगा, इसका 59.5 हो जाएगा, सो ऑन। यानी कि टोटल जो हमारे पास 29 जो छात्र बच गए हैं, उस हर किसी का 0.5 कम हो रहा है। तो 0.5 में कम करूंगा तो कितना आ जाएगा, 14.5 किलोग्राम। तो ये 14.5 किलोग्राम कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो छात्र गया है ये उसी का वेट था 14.5 किलोग्राम, और 60 पहले से कम हो गया 14, टोटल कितना हो गया भाई, 74.5 किलोग्राम। तो उस छात्र का जो वजन है जो गया है 74.5 किलोग्राम। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 लड़कों का एक समूह है जिसकी औसत ऊंचाई शुरू से 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। बाद में पता चला कि भाई गलत ऊंचाई काउंट कर ली, हमने दर्ज कर ली 165, करनी चाहिए थी 156। तो देखो कितनी ज्यादा कर ली हमने, 9 सेंटीमीटर ज्यादा कर ली। तो भाई इस 9 सेंटीमीटर का हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, देखो औसत ऊंचाई पूछी है, तो औसत ऊंचाई हमारी कितनी आ रही थी, 160 आ रही है। तो 9 सेंटीमीटर हमने यहाँ ज्यादा की है, तो इस 9 सेंटीमीटर को कम करेंगे तो 160 से तो कम ही हो जाएगी ऊंचाई, 160 से कम होगी। तो ये तो कतई नहीं हो सकती, बढ़ कैसे सकती है? ये 9 सेंटीमीटर हमें तो कम करना है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। औसत ऊंचाई 60 से कम होगी ना कि बढ़ेगी, बाकी ऑप्शन हमारे 60 से कम ही है। और एक और चीज देखो, 9 सेंटीमीटर ही ज्यादा है, 9 सेंटीमीटर ही ज्यादा कंसिडर की थी हमने। तो अगर हम इसको कम करेंगे तो इससे जरा सी कम होगी है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जरा सी कम होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर एग्जैक्ट देखें हम तो ये 9 सेंटीमीटर जो कम हो रही है, कितने लोगों पे हो रही है ये, 40 लोगों पे। तो देखो 9 सेंटीमीटर कम हो रही है 40 लोगों पे, तो कितनी एवरेज कम कम कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ जीरो लगाया, यहाँ पॉइंट लगाया, तो 40 दूनी 80, बच गया 10, बच गया 10। ओके, तो 40 दूनी 80, ऑलमोस्ट 0.22, ऑलमोस्ट 0.22 कम हो जाएगी। तो देखो इसमें से माइनस 0.22 कम करेंगे तो देखो कितना आ गया भाई, 159 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई, 78 अप्रोक्स, ये आ जाएगी सेंटीमीटर। तो देखो हमने पहले आइडिया से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5,000 की राशि 6,050 होगी। देखो भाई 5,000 की राशि है और वो कितनी होगी, 6,050। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हमें दर पूछी है, यानी कि परसेंटेज में निकालनी दर, तो हम इसको रेशियो में ले सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं डाटा को। ये हमारा प्रिंसिपल था और ये राशि इतनी हो जा रही है, तो ये हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, तो मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ, 5 से काटू, 5 गुना 5, और ये हो गया भाई 121। तो देखो हमारे पास 100 रुपए, सिंप्लीफाई कर लिया हमने ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। 100 रुपए की राशि थी वो 121 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि उसमें 21 रुपए का ब्याज रहा होगा, ब्याज ही तो रहा होगा 21 रुपए का। अब ये 21 रुपए का ब्याज कितने रुपए में मिला है, 100 रुपए में मिला है। तो अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो हमारे पास जो रेट परसेंट है ब्याज की, वो कितनी आ जाएगी, 21%। 5 नहीं, 21 तो कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं गलती की। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ठीक है, 21, 21 ही आना चाहिए वार्षिक दर वर्ष में। ओके ओके, सॉरी। देखो यहाँ पे क्या पूछा है, ये जो 100 एंड 121 आया है, ये तो 2 वर्ष आया है ना, 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। अब हमें परसेंटेज निकालने के लिए 1 वर्ष का निकालना होगा, तो 1 वर्ष को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रूट करना होगा। जो वैल्यू ऊपर दी हुई है ये तो 2 वर्ष की ना, तो 2 वर्ष की वैल्यू को 1 वर्ष में कन्वर्ट करना होगा, उसके लिए इसमें रूट लगाना होगा हमें। ठीक है, देखो इसमें रूट लगाएंगे, सिमिलरली इसमें रूट लगाएंगे, तो ये राशि 10 से 11 हो गई। यानी कि पहले राशि कितनी थी, 10 रुपए, और अब कितनी हो गई, 11 रुपए। तो अब देखो परसेंटेज अगर निकालेंगे तो कितनी बढ़ रही है राशि, 1 बढ़ रही है। तो एक क्या है, एक क्या है, एक ही तो ब्याज है, तो एक कितने पे है, 10 रुपए पे है। अगर परसेंटेज निकालेंगे हम तो 10% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया, समझ में आया। चलिए भाई देखो यहाँ पे क्या किया है मैंने, अगर हमें रेट परसेंटेज निकालना होता है तो जो भी ब्याज आता है उसको ऊपर रखते हैं, ठीक है, और जो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो होता है उसको हम नीचे रखते हैं।
और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है। तो इससे रेट परसेंटेज निकल जाती है। फॉर्मूला हमें याद नहीं रखना, हम बार बार जब करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो हमें ये ऑटोमेटिक याद हो जाता है, ठीक है। एक फल विक्रेता 15 किलोग्राम सेब बेचता है 750 रुपए में। 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य के बराबर उसे लाभ हो जाता है, तो बताना है कि लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो भाई, कितना सेब बेच रहा है वो, 15 किलोग्राम, तो 15 किलोग्राम ही खरीद के लाया होगा। अच्छा, लाभ हो रहा है, लाभ की कंडीशन में देखो, एक सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस, और एक सेलिंग प्राइस। और अगर यहाँ पे लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई ये तो बात जाहिर सी है कि भाई सेलिंग प्राइस वो ज्यादा रहा होगा, सेलिंग प्राइस जितने रुपए में बेचा है वो ज्यादा रहा होगा, ठीक है। तो हम ये तो करेंगे ना, एसपी माइनस सीपी, तभी तो प्रॉफिट आएगा ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 15 किलोग्राम सेब को वो बेच रहा है, तो देखो 15 किलोग्राम सेब को वो बेच रहा है, यानी 15 किलोग्राम सेब को बेचा, और 15 किलोग्राम सेब के सीपी में से माइनस किया, तो 5 किलोग्राम सेब के क्रय मूल्य के बराबर उसे मिल जाता है। 5 किलोग्राम सेब का क्रय मूल्य के बराबर उसे प्रॉफिट मिल जाता है। जैसा क्वेश्चन ने बोला मैंने वैसा ही किया। अब देखो 15 एसपी इधर ही, तो सीपी उधर चला जाएगा, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई, ठीक है। अब एसपी अपॉन सीपी का मैं रेशियो निकालूं, तो 5 को 20 पर। अब सीपी 3 रुपए है और 4 रुपए में किसी चीज को बेच रहे हैं, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, और ये 1 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है, 3 पे हो रहा है। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, वो आ जाएगी 33.3333%। यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखो जब भी हमें परसेंटेज प्रतिशत निकालना होता है तो हम करते क्या है, जो भी प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है उसको ऊपर और सीपी को नीचे, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ओवन का अंकित मूल्य 12,000 रुपए, इसमें 2 क्रमिक छूट दी गई। पहले एक छूट, क्रमिक का मतलब पहले एक छूट फिर दूसरी छूट। अब पहली छूट का उसने बताया नहीं भाई कितनी है, दूसरी बता दी भाई 20% है, और अंतिम मूल्य बता दिया भाई इतने रुपए हैं। आपको बताना है कि पहली छूट कितनी रही हुई होगी, ठीक है। देखो अंकित मूल्य मतलब एमपी, और एमपी पे ही डिस्काउंट मिलता है, तो एमपी कितना दे रखा है भाई, 12,000, ठीक है। अब इसमें से एक छूट तो बता दी भाई 20% है। अगर मैं इसमें से 20% कम करूं, तो अगर 20% कितना होता है भाई, 1/5, तो 5 दूनी 10, 5 को 20, 2400 रुपये। अब इसमें मैं 2400 रुपये अगर माइनस करूं तो ये कितना हो गया भाई, 10, नहीं ये हो गया भाई 9600, ओके 9600। अब दूसरी छूट का हमें तो पता ही नहीं है, दूसरी छूट का हमें पता नहीं, लेकिन इसने अंतिम बता रखा है कि भाई 8400 रुपये है अंतिम। अब ये बताओ 8400 रुपये है, तो अगर मैं रुपए में काउंट करूं तो कितनी हो गई ये, 1200, 1200 ही हो गई ना, 1200 हो गई। 9600 रुपये पे 1200 रुपये की छूट हो गई। तो मैं अगर परसेंटेज में निकालू इसी छूट को, अगर मैं इसी डिस्काउंट को परसेंटेज में निकालूं, तो क्या हो जाएगा भाई, 1200 अपॉन कितने पे दिए छूट, 9600 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 1200 से 8 बार चला जाएगा ये, और जब 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12.5%। तो डिस्काउंट आ गया हमारे पास 12.5%, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। तो देखो इसमें क्या होता है, अब हमें ऐसा नहीं देखना कि पहली छूट थी ये दूसरी कर दी, भाई छूट तो दोनों ही है ना। अगर हम देखो 10% पहले दे और 20% बाद में दे, तो जो छूट आएगी, या फिर 20% पहले दे और 10% बाद में दे, तो जो भी छूट आएगी क्या ये दोनों बराबर नहीं होगी। इसीलिए मैंने जो दे रखी थी उसको पहले काउंट कर लिया, पहले कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास अमाउंट आ गया, और फाइनल अमाउंट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फिर तो हम निकाल ही सकते हैं ना इजीली। दूसरा हम इसको इससे भी कर सकते थे, ऑप्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक बैरल में शराब और पानी का मिश्रण दिया हुआ है 7:4, 12 लीटर इसमें से पानी निकाल दिया जाता है, तो शराब पानी का मिश्रण इतना हो गया, तो बताना है कि प्रारंभ में कुल कितनी मात्रा थी। देखो शराब यानी कि अल्कोहल और वाटर का जो रेशियो था, स्टार्टिंग में 7:4 था, अब हो कितना गया, 7:6 हो गया। शराब तो सेम टू सेम है रेशियो में, लेकिन पानी बढ़ गया भाई, कितना बढ़ गया, 2,
रेशियो वाली जो वैल्यू होती है इमेजिनरी वैल्यू होती है, रियल वैल्यू नहीं होती। कितना बड़ा? 2 बड़ा। लेकिन क्वेश्चन में इसकी रियल वैल्यू दे रखी है भाई, कितना बड़ा? 12 लीटर बड़ा पानी। तो 12 लीटर बड़ा 12 लीटर, तो देखो कितना गुना पे भाई? 6 गुना पे है। 6 गुना पे। अब पूछा क्या है? प्रारंभिक मात्रा। तो देखो हमें पता तो चल गया है कि ये जो इमेजिनरी वैल्यू है उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल वैल्यू आ जाएगी। अब स्टार्टिंग में ये बताओ हमारे पास कितना था सॉल्यूशन? 7 और 4 11। ठीक है, अब 11 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से। तो हमारी रियल वैल्यू आ जाएगी। स्टार्टिंग में कितना था भाई? 66 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान की कीमत लागत मूल्य से 80% अधिक अंकित करता है। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे देता है और किसी ग्राहक को 250 रुपए की अतिरिक्त लॉयल्टी छूट मिलती है यदि स्टोर को अभी भी लागत मूल्य पर 12% का लाभ होता है। फर्नीचर आइटम की कीमत बतानी है। ठीक है, जो फर्नीचर आइटम की कीमत है हमें वो बतानी है, और कीमत हमें बता रखी है कि लागत मूल्य से 80% अधिक है। तो देखो, जब प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल हो तो मैंने बताया हुआ है सीपी, एसपी एंड एमपी। अब देखो, सपोज करो सीपी हमारा 100 था और 100 से 80% अधिक पे उसे अंकित कर दिया। 100 रुपए की कोई सामान खरीद के लाया, 80 रुपए बढ़ा के चिपका दिए, कितने लिख दिए? 180। अब उस पर 30% की छूट दे रहा है। तो देखो 30% की यहाँ पे छूट देगा वो। 80 का अगर मैं 30% निकालू तो 54 हो गया। 54 रुपए की छूट देगा तो कितना हो जाएगा भाई? 126 रुपए हो जाएगा। ये सर ना, 126 रुपए में वो बेचेगा। लेकिन वो एक तरीका और बता रहा है कि जो स्टोर को अभी भी लागत मूल्य से 12% का लाभ होता है। तो देखो 100 रुपए की चीज थी, उसको 12% का लाभ अभी भी ले रहा है, यानी कि वो कितने में बेच रहा है? 112 रुपए में। यस और नो? देखो दो एसपी आ गए, एक तो छूट देने के बाद जो एसपी आया, और एक एसपी वो जो प्रॉफिट से आ रहा है। और ये बता रहा है कि यदि किसी ग्राहक को 250 रुपए की अतिरिक्त लॉयल्टी छूट मिलती है, तो ये जो छूट मिली है, ये जो छूट मिली है, ये अतिरिक्त लॉयल्टी छूटी तो मिली है, तो कितना है ये? इनका डिफरेंस कितना हो गया? 14। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 250 रुपए। ठीक है, अब पूछा क्या है? फर्नीचर आइटम की लागत कीमत। लागत कीमत पूछिए ना, कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि इसकी वैल्यू पूछी, 100 की वैल्यू। तो देखो 250 अपॉन 40, ऐसा करने से हमें जो हमने इमेजिनरी वैल्यू मानी है उसकी एक की वैल्यू आ जाएगी, और हमें चाहिए 100 की वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करें, कितने से करेंगे? डायरेक्ट काट दो, या तो फिर ये हो गया 25,000, और 25,000 को जो हम 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14, 11, 7 बार जाएगा, 64 98। अच्छा, एक बस आगे करने की जरूरत नहीं है, अप्रोक्स देखो, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। एक गोलाकार गेंद को एक बेलनाकार बर्तन में पानी में डुबोया जाता है। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या देखिए भाई 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और गेंद की त्रिज्या कितनी दी हुई है? 4 सेंटीमीटर। तो बताना है गेंद के द्वारा हटाया गया आयतन। देखो इस तरह के क्वेश्चन को देखो, बेलन लेते हैं पहले तो, एक बेलन, ये रहा बेलन, ये लेते हैं। ये तो अजीब सा बेलन आ गया, किधर गया? ये रहा। ठीक है, ये वाला बेलन ले लेते हैं, ये रहा, ये बनाते हैं। ठीक है, ये बेलन है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, इस बेलन के अंदर कर क्या रहे हैं? इस बेलन के अंदर एक गेंद को डुबोया जा रहा है। ठीक है, एक गेंद इस तरीके से एक गेंद को डुबोया गया। तो पूछा है कि ये गेंद जितने पानी को हटा रही है वो कितना आयतन होगा? गेंद को डुबोया तो गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन। तो देखो गेंद उतने ही पानी को हटाएगी जितना इस गेंद का आयतन होगा। बेसिकली हमें गेंद का आयतन पता करना है, क्योंकि ये उतना ही पानी हटाएगी जितना गेंद का आयतन होगा। और गेंद कैसी है? गोलाकार है। गोलाकार है तो गोले का आयतन हम सभी जानते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब।
तो आर की वैल्यू 4 दे रखी है क्वेश्चन में, तो 4 क्यूब करेंगे तो कितना हो गया भाई, 64 हो गया। ये सर नो 64 हो गया। अब कट रहा है कुछ, 3 से कट रहा है नहीं, तो कितना हो गया, 64 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आ गया भाई, 256 पाई बाई 3 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। इतना आयतन ये हटाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अर्धगोलाकार गुंबद है, 20 मीटर व्यास के एक वर्ताकार क्षेत्र को कवर करता है। इस गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कैसा है भाई, अर्धगोलाकार है इस तरीके से, अर्धगोलाकार। ओके ठीक है। तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्र, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r² होता है, 2 पाई r²। ठीक है। व्यास दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो सॉरी 20 मीटर, तो त्रिज्या हो गई भाई 10 मीटर। अब कर दो इसको, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, 100 का कितना हो जाएगा 200, और पाई की वैल्यू यहाँ पे अगर रखेंगे हम 22/7, या फिर अगर मैं 3.14 भी रखता हूँ पाई की वैल्यू, 3.14 अगर मैं डबल करूंगा तो ये हो जाएगा 618। तो 618 अप्रोक्स में ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3.14 क्वेश्चन में कहा नहीं, अगर मैं इसकी रियल वैल्यू लूँ 200 मल्टीप्लाई 22/7, तो वही कितना हो जाएगा 4400, 742, 2 7 एकम 7, 3 7 को 28, लगभग 614 के समथिंग आएगा। तो ये नियर बाई इसमें ये आंसर आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है इसमें, कहीं कोई गलती तो नहीं की हमने। अर्धगोलाकार गुंबद इतना है, एक वर्त क्षेत्र को कवर करता है, तो इस गुंबद का बताना है। नहीं, अच्छा एप्रोक्सीमेशन में ही पूछा है। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक खोखले अर्धगोले की मोटाई एक समान है, इसकी आंतरिक त्रिज्या इतनी है, बाहरी त्रिज्या इतनी है। अर्धगोला है भाई, खोखला है, इसी तरीके से ये अर्धगोला है, खोखला है। ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी जो आंतरिक त्रिज्या यानी कि ये वाली त्रिज्या, ये तो आर है, और बड़ी वाली त्रिज्या है ये कैपिटल आर है, ये सुनो। और जो कैपिटल आर है वो 2r के बराबर में, यानी कि अंदर वाली तो आर है और जो बड़ा वाला गोला है वो उसकी 2r है। पूछा क्या है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। अभी पढ़ा था हमने वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r² होता है, तो ये तो अंदर वाला हो गया। अगर बाहर वाले का पूछे तो 2 पाई r², बाहर वाले की 2r त्रिज्या है, तो कितनी हो जाएगी भाई 4r²। 2 पाई से 2 पाई, r² से r², तो 1:4 आ गया। तो ऑप्शन नंबर, अच्छा उल्टा पूछा है क्या, बाहरी को पहले पूछा है और आंतरिक वाले को बाद में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, 4:1 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल के दुगुने के बराबर है। तो यदि भुजा, आधार की भुजा 6 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई पूछी है। ठीक है, अब देखो पिरामिड का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना है, क्या होता है पता है, पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, देखो 1/2 गुना 1/2, ठीक है, परिमाप है 1/2 इंटू परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, इंटू तिर्यक ऊंचाई, ये होता है भाई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में ये दे रहा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल जो है वो आधार के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। आधार के क्षेत्रफल, तो आधार कैसा है वर्गाकार, आधार कैसा है वर्गाकार, और वर्ग की भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 36, और 36 का दुगना, 36 का दुगना कितना हो गया 72, तो ये जो है ये 72 के बराबर है। ठीक है, अब 1/2, और परिमाप कितना हो जाएगा भाई, देखो आधार में यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, वर्ग की भुजा दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 6, तो परिमाप कितना हो जाएगा 6 चौको 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 हो गया परिमाप यहाँ पे, और तिर्यक ऊंचाई हमें पता नहीं, तो वही तो निकालना है हमें तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये कट गया 12, और 12 की 72, तो जो h की वैल्यू आ गई वो 6 सेंटीमीटर आ गई, यही क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक गोलाकार बगीचे का व्यास 28 है
और कोई माली बगीचे की परिधि के 75% हिस्से पर बाड़ लगाना चाहता है तो कितनी लंबाई की बाड़ की आवश्यकता पड़ेगी। देखो गोलाकार है तो सबसे पहले तो हमें इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी। अगर परिधि निकल गई एक बार तो उसका 3/4 कर देंगे, यस और नो। अब इसका जो रेडियस है वो हमें दी हुई है 14 मीटर, क्वेश्चन में दी हुई 14 मीटर। हमें पता है जब 7 मीटर होती है तो जो परिधि निकल के आती है वो 44 आती है, लेकिन यहाँ पे 14 दी हुई है तो परिधि 88 है। ठीक है, हमें ये याद रखना है। और इस 88 का केवल 75% हिस्से पर ही बाढ़ लगानी है। तो 75% मतलब 3/4। इसको मैं अगर काटूं तो ये आ जाएगा 66 सेंटीमीटर, नहीं मीटर शायद, आई थिंक, हाँ यस, 66 मीटर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। भुजा की लंबाई ए है, संभव त्रिभुज में परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का अनुपात। देखो संभव त्रिभुज के की परित्रिज्या और अंतःत्रिज्या का डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो हमें याद रखना है। परित्रिज्या का होता है a/√3 और अंतःत्रिज्या का होता है a/2√3। इसका रेशियो पूछा है तो इसको अगर काट देंगे हम तो 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर चला जाएगा, 2:1 का इसमें अनुपात आ जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्त के अंदर एक त्रिभुज है भाई, एक वर्त है उसके अंदर एक त्रिभुज है और वर्त पर एक स्पर्श रेखा एक खींची गई है। बना लेते हैं पहले एक वर्त, अच्छा सा बनाते हैं एक बार। चलो उसको सेंटर मान लेंगे। ठीक है, ये वर्त है भाई। ठीक है, ये वर्त है और ये इसका सेंटर है। ये अब पूछा क्या है, इसके अंदर एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, इस तरीके से सपोज करो मैं एक त्रिभुज बना देता हूं। ये कोई त्रिभुज सपोज है, ये ए है और ये बी सी है। अब क्या बोल रहा है वो, बी सी को डी तक विस्तार किया गया है। ठीक है, चलो मैं इसको आगे डी तक विस्तार कर देता हूं। तो पूछा क्या है कि एडी 6 दिया हुआ है, एडी 6। अच्छा, इस ए को डी से भी मिलाना है। ये तो डायग्राम थोड़ा अजीब बन गया, इसको इस तरीके से मिला, है ना, इस तरीके से मिलाना है। एडी कितना है भाई, 6 सेंटीमीटर है। सीडी कितना है, 4 सेंटीमीटर है। बीसी की लंबाई पूछी। ठीक है, तो देखो किस तरीके से आएगा। एडी, इसमें एक फॉर्मूला होता है, ये थोड़ा याद रखना है। ये एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी मल्टीप्लाई बी डी, ये फॉर्मूला होता है, ये हमें याद रखना है। ये थ्योरम है जो सर्किल में आती है थ्योरम। तो एडी का स्क्वायर करेंगे कितना आ गया भाई, 36 आ गया। सी डी की वैल्यू 4 दी हुई है, हमें बी डी की निकालनी है। तो बी डी की वैल्यू कितनी हो गई, 9 सेंटीमीटर हो गई। 9 तो ऑप्शन में नहीं है, 6 और 4। अच्छा देखो यहाँ बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो बी डी गलत लिख दिया ना यहाँ पे। देखो 4 तो दिया ही हुआ है, अब ये वाली वैल्यू हम x मान लेते हैं और यही हमें निकालनी है। तो टोटल अगर bd की वैल्यू देखूं तो ये कितनी हो जाएगी, 4 प्लस में x। तो x की वैल्यू क्या रखूं कि वो 36 के बराबर आ जाए। तो देखो 4 तो है, यहाँ 9 होना चाहिए, मीन्स ये वाली वैल्यू 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पूछा क्या है, बीसी की लंबाई। तो बीसी की लंबाई यही तो है भाई, बीसी की लंबाई मीन्स x की वैल्यू यानी कि 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समलंब चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, उसमें ए बी सी डी के बराबर है, समानांतर, सॉरी, इस तरीके से ये ए बी सी डी, तो ए बी सी डी के समानांतर है। और ए सी और बी डी इस तरीके से दोनों विकिरण है वो आपस में काट रहे हैं। कहाँ पे काट रहे हैं भाई, ये ई पे काट रहे हैं, ई पे। तो पूछा क्या है, ए बी ई का क्षेत्रफल, ए बी ई का क्षेत्रफल और सी डी ई के क्षेत्रफल, इसका अनुपात पूछा है। तो हमें बताना है क्या होगा इसका अनुपात। क्या ए बी और सी डी के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। देखो ये जब दोनों त्रिभुज कैसे हैं, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे भाई, सिमिलर होंगे ना। सिमिलर होंगे, तो जो साइड का रेशियो है, देखो ए बी और सी डी, तो उनके जो साइड का रेशियो है वो उसका वर्ग हो जाएगा ना, यही तो होगा ना। तो साइड का रेशियो वर्ग ही तो होगा, यानी कि ये हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए
करेक्ट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। त्रिज्या, एक त्रिज्या x है और दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 2x है, दोनों बाह्य स्पर्श कर रहे हैं। एक बड़ा सर्किल है, एक छोटा वाला है। ठीक है, इसकी जो त्रिज्या छोटे वाले की, इसकी तो x है और बड़े वाले की कितनी है भाई, 2x है। एक स्पर्श रेखा खींचिए, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई बतानी है। देखो इसकी लंबाई की सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2√r1 इंटू r2। तो 2r1 की वैल्यू कितनी है भाई, 2x, r1 की वैल्यू कितनी है 2x, और r2 की वैल्यू कितनी है x। तो कितना हो गया भाई, ये x बाहर आ जाएगा, तो 2x बाहर आ गया, अंदर रह गया √2, 2x√2। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं भाई। 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हैं। अगर 8 सेंटीमीटर की दूरी पे होते, देखो एक की त्रिज्या कितनी है भाई, एक की त्रिज्या कितनी है 6, और दूसरे की त्रिज्या कितनी है 2। अगर ये 8 सेंटीमीटर की दूरी पे होते तो हमारे जो सर्किल है दोनों इस तरीके से होते, लेकिन उनके केंद्र की बीच की दूरी 10 है, मीन्स यहाँ पे टच नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे। एक यहाँ बनेगा तो दूसरा यहाँ बनेगा, ये सर नो। अब पूछा क्या है कि इन पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, तो देखो एक तो ये खींचो, बहुत गलत बन रही है। देखो एक तो ये ट्रांसवर्स बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स तिर्यक स्पर्श रेखा, एक ये बन जाएगी। तो दो तो बन गई तिर्यक स्पर्श रेखा और दो बन गई उभयनिष्ठ, इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ डायरेक्ट टेंजेंट। तो टोटल कितनी बन गई, 4 बन गई, दो बन गई ट्रांसवर्स और दो बन गई डायरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो जीवाएं हैं ए बी सी डी, एक वर्त बना लेते, वर्त के अंदर है दोनों जीवाएं। दो जीवाएं हैं भाई ए बी और सी डी, दोनों पी बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है इस तरीके से। ये सेंटर है और ये किसी पी बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रही है, ये ए बी है और ये सी डी है। अब देखो एपी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, पीबी कितना दे रखा है भाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, सीपी दे रखा है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो बताना है पीडी कितना है। तो ये थ्योरम है भाई, जब कभी दो जीव इस तरीके से प्रतिच्छेद करती वृत्त के अंदर, तो देखो एपी मल्टीप्लाई पीबी इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी मल्टीप्लाई पीडी। ओके, अब बस क्या है, वैल्यू पुट कर दो, 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू, पूछा क्या है भाई मल्टीप्लाई पीडी, पीडी की वैल्यू पूछी होगी, 4 दूनी 8 और 12, पीडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। एक वर्त के अंदर एक जीवा है जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है, केंद्र 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या पूछिए। तो फिर से एक सर्किल बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये हमारा सर्किल है। अब एक जीवा है 12 सेंटीमीटर, ये सेंटर है और सेंटर से इस पर लंब डालेंगे, तो ये जो 12 सेंटीमीटर की जब जीवा है ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी, 6 एंड 6, और केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है, हमसे ये पूछा है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन गया, इसकी लेंथ नहीं निकाल सकते, 16 प्लस में 36 कितना हो गया, √52। तो √52 सेंटीमीटर ही तो हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखो भाई सिंपल सा एक डिवाइड है, वो हमें करना है। ठीक है, भाग भी आते हैं, देखो एग्जाम, भाग करके बताओ, सिंपल ही है ना, वेरी सिंपल। अगर देखो मैं ऊपर से कॉमन लूं तो देखो ये कितना है, 2 का क्यूब 8 हो गया और 4 का क्यूब कितना हो गया भाई 64 हो गया। ठीक है, अब अपॉन में 100 है और 100 का क्यूब करेंगे यानी 10 की पावर 2 का क्यूब करेंगे, 10 की पावर 6 आ जाएगी, यही आएगी। और अगर मैं सिमिलरली यहाँ पे करूँ तो ये कितना हो गया भाई, 10 की पावर 3 थी और 10 की पावर 3 थी, तो यहाँ पे 10 की पावर 3 9 हो जाएगा, 10 की पावर 3 का भी क्यूब करेंगे 10 की पावर 9 हो जाएगा, बीच में प्लस है, अपॉन
अपन में करूँ तो कितना हो गया, ये सिमिलरली यही बनेगा 8 प्लस में 64, और नीचे कितना आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 10 की पावर में 3, और ये आ जाएगा 10 की पावर में 6, यही आएगा, यही आएगा ना, 10 की पावर 3 और 10 की पावर 6। तो पूछा है आंसर क्या होगा। तो देखो ऊपर से मैं अगर एलसीएम लूँ तो 10 की पावर 9 एलसीएम आ जाएगा, 10 की पावर 9 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो गया भाई 8000, और ये कितना हो गया 64। सिमिलरली क्या करूँ मैं, नीचे 10 की पावर 6 कॉमन लूंगा, सॉरी एलसीएम लूंगा, ये कितना हो जाएगा भाई, ये भी यहाँ पे 8000 हो जाएगी, और 8000 में मैं 64 ऐड करूंगा तो देखो ऊपर वाली टर्म तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी। अब क्या बचेगा 10 की पावर 6 अपॉन 10 की पावर 9, तो यानी कि 10 की पावर माइनस में 3 बचेगा। तो साथ में देखो यहाँ पे टर्म जो कैंसिल आउट हो रही है 1 भी तो रहेगा यहाँ पे, तो यानी कि ये होगा 1/10⁻3, तो क्या जाएगा 0.001, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, फिर से वही क्वेश्चन, सिमिलर वही क्वेश्चन आ गया, तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ देखो, तो ये हो गया 64, ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो गया भाई 10⁻3, और ये कितना हो गया 8 10⁻6। ओके, सिमिलरली अगर मैं नीचे देखूं तो ये कितना हो रहा है भाई, अब मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, अगर देखो 3 यहां से लूं, 3 यहाँ और 3 यहाँ, क्यों में है ना ये, तो 27 कॉमन लेना पड़ेगा मीन्स मुझे, क्यों नहीं, देखिए ठीक है, सिमिलरली 3 यहाँ, 3 यहाँ और 3 यहाँ, ओके समझे। अब देखो यहाँ क्या बचेगा 0.4, यहाँ बचेगा 0.4, यहाँ बचेगा 0.4, यहाँ सिमिलरली 0.02 0.02 0.02, ऐसा इसलिए किया मैंने, ये कॉमन जो है मैंने इसलिए लिया 3 की पावर 3, ताकि देखो अंदर क्या रह गया 64, और 64/10⁻, वापस से वही 3, प्लस में 8 की पावर वही 10 की पावर 6, सिमिलर हो गया ना, तो इससे ये ऊपर वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आएगा 1/27। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये हमारे 25 क्वेश्चन थे, इसी तरह की सीरीज आगे भी आती रहेगी। अगर आपको सीरीज का मैसेज चाहिए कब आ रही है, नोटिफिकेशन चाहिए, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको ये क्लास में पीडीएफ हुई है वो आप वहाँ पे मिल जाएगी, और जो भी क्लास की रिगार्डिंग अपडेट्स होगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं।